और चलिए जागो भारत की शुरुआत करते हैं उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें दिल्ली में आज ईसी ने बुलाई एक बड़ी बैठक, यानी कि इलेक्शन कमीशन एक बड़ी बैठक बुलाई। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर पहली बैठक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस मीटिंग में होगी। नियुक्त चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ ये आयोग की मीटिंग होने वाली है। सुबह 10:30 से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग होगी और जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। देखिए जाहिर सी बात है, बड़ी खबर है इस वक्त की चुनाव आयोग की हम आज बैठक है, और क्योंकि ये माना जा रहा था कि लगभग 9 और 10 तारीख के बीच तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी, चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक होगी। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होकर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आप लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ जहां विपक्षी पार्टी, सत्ता पक्ष की पार्टी, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, तो इस बीच चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी के साथ अब तारीखों के ऐलान को तैयार है। आगे बढ़ते आपको बता दें आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस की बैठक होनी है और बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए ये भी एक बड़ी खबर, बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। पहले से प्रस्तावित उनका ये दौरा था। देहरादून अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस की बैठक यहां पर होगी देहरादून के अंदर। खास बात यह है कि चुनावी राज्यों में तो लगातार आप देख ही रहे कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच अमित शाह उत्तराखंड भी जा रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी हाल ही में वापस लौटे हैं और यूसीसी को लेकर वहां पर जो तैयारी है वो लगभग नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के सीएम रहने वाले हैं जगन मोहन रेड्डी। दिल्ली दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मुलाकात करने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम फिलहाल दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बीच राज्य से संबंधित, आंध्र प्रदेश से संबंधित कई सारे मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार के साथ, केंद्र के मंत्रियों के साथ में बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जगन मोहन रेड्डी मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान राज्य से संबंधित, आंध्र प्रदेश से संबंधित कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी जगन मोहन रेड्डी के दिल्ली दौरे से जुड़ी। और इस बीच देखिए पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ लूट की है। गहलोत के आराम का समय आ चुका है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले राज हैं। राजस्थान में अपराध चरम पर है और ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत पर सीधे तौर पर हमला बोला हो। इससे पहले भी जब अभी हाल ही में पीएम मोदी, क्योंकि देखिए 11 दिनों के अंदर 3 बार पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहते हैं और कल जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे 5000 करोड़ की सौगात लेकर, इस मौके पर भी उन्होंने अशोक गहलोत को घेरा भी, लाल डायरी का जिक्र भी फिर से किया। महिमा आपके अखबार में क्या है? बिल्कुल देखिए अखबारों में फिलहाल सुर्खियां आज है और जैसे कि आप जिक्र भी करें चुनाव काफी ज्यादा नजदीक, और उससे पहले हम देखते हैं अमूमन वार पलटवार होता है। हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया की अगर बात करें तो हेडलाइन फिलहाल है उनको मोदी पर इतना भरोसा है, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो संबोधन उनका हुआ और यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन लोगों को लगा कि अरे भाई मोदी आ रहे हैं तो बस हो जाएगा, और मैं भी उनको कहता हूं कि आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल कल ये संबोधन दिया और देखिए हमेशा उनकी जो बातें होती है वो कई बार ऐसा होता है हेडलाइन बन जाती है। फर्स्ट इंडिया की यही हेडलाइन है। आयुषी देखिए महिमा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जोधपुर में पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए हैं तो मैंने साफ तौर पर जनता का रुख पलटते हुए देखा है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, 2019 लोकसभा के चुनाव मैंने फील्ड से कवर किए थे। वहाँ पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी गई थी और साथ ही साथ मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रैलियाँ भी अटेंड की थी, उनकी भी जनसभाएँ मैंने देखी थी। जोधपुर से देखिए अलग लगाव है दोनों ही नेताओं का। जहाँ एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से बिलोंग करते हैं, वो उनका संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं दूसरी ओर माना जाता है जी, और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। अच्छा, आप तो खुद राजस्थान से आयुषी और वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ बढ़ गई होगी, आपकी बातचीत भी होती होगी। काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ, न केवल अभी से, एक्चुअली महिमा आपको याद होगा लास्ट ईयर सितंबर से ही जब बगावत का माहौल हमने देखा था राजस्थान में, कांग्रेस के भी अंदर और भाजपा के अंदर भी काफ़ी कुछ अटकलें देखने को मिली। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की
हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, राजस्थान दौरे की ये तस्वीरें और हमने आपको क्लिप दिखाई। इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जहां लाल डायरी को लेकर निशाना साधा जा रहा है राजस्थान सरकार के ऊपर, वहीं राजस्थान सरकार भी बखूबी इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। बात करें अखबारों की, तो अखबारों की सुर्खियों में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। दैनिक जागरण यहाँ पर मेरे पास, त्रिशक्ति से कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र किया नष्ट, मोदी का यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आया। पीएम ने जनधन, आधार व मोबाइल की तिकड़ी का जिक्र भी यहाँ पर किया और साथ साथ में राजस्थान में कि लाल डायरी के राज कांग्रेस खुलने नहीं देगी, और यही बात आप पीएम मोदी की अभी सुन रहे थे। इसके साथ में एक और यहां पर खबर चलाई गई है कि भाजपा चलाएगी थैंक यू मैसेज कैंपेन। इसमें भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा महिला केंद्रित सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का धन्यवाद देने के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद आउटरीच कार्यक्रम के तहत थैंक यू मैसेज कैंपेन चलाने जा रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बिल्कुल फूंक दिया पहले ही चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। महिमा, और देखिए, इसी बीच अब सीएम अशोक गहलोत की अगर बात करें तो फिलहाल उन्होंने भी जवाब दिया, क्योंकि जब भी बार होता है तो पलटवार जाहिर तौर पर किया भी जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चुनावी मोड में, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार ने 5 साल काम किया है, प्रधानमंत्री उसकी कमियां बताएं, और ये भी कहा कि तथ्य के आधार पर आप कमियां बताइए। हवा हवाई बात करने से महिमा, ऐसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता है। इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है। अगर उनकी राजनीति के इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो समझ में आएगा। खैर, इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई की गलत है, वो खाली प्रधानमंत्री अकेले रहेंगे। अब 5 साल काम किए हैं, या तो उसकी तो कमियां बताए वो, कोई आपने ये कानून पास ठीक नहीं किया, तथ्य बताए, आप तथ्य के आधार पर हमारी आलोचना करो, हम जवाब देंगे उनको। और देखिए, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि तथ्य बताइए ना। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों का आधार होता है तथ्य। आप तथ्य पर बात कीजिए। हमारे 5 साल के कार्यकाल में जिन भ्रष्टाचार का जिक्र आप कर रहे हैं, आप वो तथ्य के साथ लेकर आए। लेकिन पीएम मोदी की जब आप बात करते थे कि उसी लाल डायरी का बार बार जिक्र होता है, और ये लाल डायरी का जिक्र करने वाले कोई और नहीं बल्कि गहलोत सरकार के ही अपने सदस्य थे, जिनकी तरफ से यह हमला अशोक गहलोत के ऊपर बोला गया। और देखिए, जब सत्र चल रहा था उस दौरान में किस तरीके से उनके हाथ में वो लाल डायरी वाला शोर सबने सुना, और इसी को बार बार बीजेपी भुनाती हुई नजर आती है। यही वजह कि पीएम मोदी जब जब जाते हैं तो लाल डायरी का जिक्र करना नहीं भूलते। और महिमा, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि तथ्य बताइए, आप बिना तथ्यों की बात मत कीजिए। तो समझ सकते हैं कि सियासी सरगर्मियां कितनी तेजी से और बढ़ने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है। बिल्कुल, और देखिए, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्य जहां पर चुनाव होने वाले, पूजा, आयुषी, साक्षी, वहां पर भी हम देखते हैं कि कैसे बार पलटवार हो रहा है। एक और खबर अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं, जबलपुर भी वो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने, यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। गरीबों का पैसा लूटने नहीं दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात कही है, और कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने नहीं दूंगा। जनधन, आधार, मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई है, जिसका जिक्र साक्षी आप कुछ देर पहले कर भी रही थी, और कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले, पहले तो राजस्थान हो गए, उसके बाद फिर तुरंत मध्य प्रदेश की ओर चले गए, तो कितने एक्टिव इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी है। आयुषी, काफ़ी एक्टिव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है, न केवल एक्टिव बल्कि फ्रंट फुट पर खेलती हुई नज़र आ रही है। महिमा, इसी बीच जनता को सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया, न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया।
तो देखिए पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से महिमा जिक्र कर रही थी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। अगर हम बात करें तो एक एक दिन में 2-2 राज्यों के दौरे लगातार पीएम मोदी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि विधानसभा चुनावों में किस तरीके से बीजेपी जीत का परचम लहराए, जिससे कि लोकसभा चुनावों में जीतने के लिए आसानी हो जाए। अगली खबर भी आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश के धार में जन आक्रोश रैली में प्रियंका का केंद्र पर निशाना रहा। जहां पर मोदी सरकार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, वहीं कांग्रेस भी केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। व्यापम से महाकाल कॉरिडोर तक घोटाले हुए हैं। प्रियंका गांधी ने बड़े आरोप लगाए केंद्र के ऊपर। इन घोटालेबाजों के घर पर क्यों नहीं पहुंची है ईडी? तो देखिए जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शिकंजा कस रही है, उसी को आड़े हाथों लेते हुए यहां पर केंद्र के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। केवल विपक्षी नेता ही क्यों निशाने पर हैं, ये बड़ा सवाल प्रियंका गांधी ने यहां पर खड़ा किया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। सवाल इसलिए क्योंकि बिहार दौरे पर जेपी नड्डा ने यह बात कह दी है, यानी कि संकेत साफ है, बीजेपी किसी कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण पर विपक्ष इस वक्त टिका हुआ, यानी कि आई इंडिया गठबंधन पर लगातार बीजेपी हमलावर है। बाप बेटा, माँ बेटी, महाभ्रष्ट कल ही जमानत कराकर वापस आए। कल बड़ी बात जेपी नड्डा ने कही थी संबोधन के जरिए, और कैसे पूरे लालू परिवार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए, वो देखने वाली बात थी। देखिए बड़ी बात यह है कि बिहार दौरे पर जब वो जाते हैं तो यहां पर यह क्लियर करना कि नीतीश के साथ हम नहीं जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लालू नीतीश की दूरियां, इनके बीच में खटपट चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, फिर दोनों का मिलना, बात सेटल हो जाना, अलग अलग तरह के लगातार आप देखिए चर्चाएं चल रही हैं। पहले एक जिक्र ये हुआ कि अभी नीतीश फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन एकदम से नीतीश और लालू की मुलाकात के बाद में जेपी नड्डा क्लियर करते हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में अभी हाल ही में जातिगत जनगणना के बाद में हम एक चीज देख रहे हैं कि लगातार अब हमला एक तरफ जहां जातिगत जनगणना को लेकर इन पार्टियों के ऊपर बोला जा रहा है कि ये जातिगत राजनीति कर रही हैं, ये बांटना चाहती हैं हिंदुओं को, ये पीएम मोदी ने खुद बोला। इसके अलावा परिवारवाद, भ्रष्टाचारी, जो रीजनल पार्टीज है खासतौर पर इन पर इस तरह के जो आरोप हैं वो लगते रहे। साक्षी कुछ कहना? बिल्कुल पूजा, आपने क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र किया तो यहाँ पर हेडलाइन दी हुई है, बिहार में अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी भाजपा। जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र किया अपने दौरे के दौरान। बिहार में अपने बूते पर सरकार बनाएगी भाजपा पार्टी, इस बात का आश्वासन और इस बात का कॉन्फिडेंस भी उनके बातों में लगा। और जिस तरीके से पूजा आपने कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे को हमेशा से बीजेपी गरमाती आई और एक बार फिर से इसका जिक्र किया गया। यहां पर विपक्ष के ऊपर, गठबंधन के ऊपर निशाना साधा गया जेपी नड्डा के द्वारा और यह कहा गया कि पहला है यहां पर 3 जगहों पर 3 आधार पर खड़ा है विपक्ष। पहला है परिवारवाद, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है तुष्टीकरण। तो एक बार फिर से इस मुद्दे को भुनाया गया और विपक्ष के ऊपर निशाना साधा गया। और देखिए शराब घोटाला मामले का जिक्र करते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और 5 दिन की ईडी रिमांड। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडी को मिली है 5 दिनों की रिमांड। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया, हम डरेंगे नहीं और लड़ेंगे। संजय सिंह ये बात कह रहे हैं। देखिए संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये तो तय था कि ईडी को रिमांड मिलेगी और ईडी को रिमांड मिल चुकी है। और इसी को लेकर जब आप बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर खबरों की, अखबारों में तो इसे लेकर जो हेडलाइन है वो है संजय सिंह 10 तक ईडी की रिमांड पर। और आयशी एक बात यह है कि संजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है बार बार हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, और जेल में तो जाते ही हैं जब आप कोई क्रांति करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की रिमांड, ये एक बड़ा झटका है संजय सिंह के लिए, क्योंकि पहले ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अंदर है, संजय सिंह भी चले गए तो अरविंद केजरीवाल की जो अपनी पावर है जाहिर सी बात है वो कम होगी। 2 बातें पूजा। पहली चीज तो आम आदमी पार्टी ने जो कहा है कि हम लड़ेंगे, वो लड़ते हुए नजर भी आए। कल मैं ही थी जब बुलेटिन के दौरान ये ब्रेकिंग सामने आई थी कि चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरी तरफ अगर हम अखबारों की बात करें, अमर उजाला मेरे हाथ में है, फ्रंट पेज में आपको दिखा रही हूँ, जहां पर हेडलाइन है, अदालत ने संजय को 10 तक ईडी की हिरासत में भेजा है। आबकारी 10 तक बहुत 10 तक नजर आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब 5 दिन की है, हालांकि ये हिरासत हो सकता है आगे चल के इसको कंटिन्यू किया जाए। जी बिल्कुल। और इस बीच में खबरों का लगातार हम जिक्र यहाँ पे फिलहाल करें और मुझे लगता है कि हर अखबार में आज फ्रंट पेज पर फिलहाल यही हेडलाइन है। दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है और दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर की हेडलाइन आप दोनों के जो अखबार आपने पढ़े उससे अलग है। अच्छा, उससे अलग है।
इनकी हेडलाइन फिलहाल ये कि ईडी पुख्ता सबूत रखे वरना केस 2 मिनट भी टिकेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की हेडलाइन फिलहाल यहाँ पर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल क्या टिप्पणी रही और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं, अगली खबर हम जिक्र करने ही वाले थे इसका। और कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से फिलहाल ये पूछा है कि अगर इस मामले में रुपयों के लेन देन में सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया की भूमिका जब नहीं है तो फिर आरोपी क्यों उनको बनाया गया, सवाल यहाँ पर फिलहाल पूछे गए। और लगातार इसको लेकर के आपने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना भी साधती है। साक्षी, बिल्कुल महिमा, और क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, इसके बाद अब आम आदमी पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार के ऊपर। साथ साथ में क्योंकि आम आदमी पार्टी गठबंधन का पार्ट है, इसलिए गठबंधन भी प्राइम मिनिस्टर को और साथ साथ में ईडी को सवालों के घेरे में घेरा। भी हमने दिखाया किस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी यहां पर सवाल खड़े किए। उस बीच में आपको बता दें मनीष सिसोदिया का, क्योंकि पूजा आप जिक्र कर रही थी, मनीष सिसोदिया पिछले 7 महीने से जेल में है शराब घोटाले से संबंधित मामले में। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबूत पेश करिए। तो यहां पर सबूतों के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े करे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। और एक तरफ जहां सबूतों पर सवाल खड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती नजर आ रही। अब जिस तरह से जिक्र हुआ, 7 महीने से लगातार मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन तो सोचिए, उनकी तो हालत ही खराब हो गई जेल में रहते रहते। अब यहाँ तक कि जब उनकी बिल्कुल तबीयत खराब हो गई, जब उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जब वो कई दफ़ा बाथरूम में गिरे, तब जाकर उनको अपनी उस हेल्थ की जो सिचुएशन थी उसके बिहाफ पर उनको जमानत मिलती है। लगातार मनीष सिसोदिया मांग रहे हैं जमानत, उनको नहीं मिल पा रही। अब यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। और कल तो इस बात तक का जिक्र हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि भाई अगर आप इनको मान रहे हैं कि ये इस पूरे मामले में आरोपी हैं, तो फंडिंग की जब पार्टी के लिए हुई तो फिर आपने पार्टी को क्यों नहीं बनाया इसमें कटघरे में आरोपी। तो ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की सियासत में ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर जब बात आम आदमी पार्टी की होती है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आती है, और इसकी बानगी कल हमने सड़कों पर भी देखी। महिमा, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए देखिए, इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। ईडी की छापेमारी हुई है। नौकरी घोटाले मामले में 13 ठिकानों पर छापा पड़ा। ईडी के रेडार पर ममता के मंत्री भी थे। रथिन घोष के घर पर भी छापेमारी हुई है। अगर बात अखबारों की करें तो यहाँ पर फिलहाल जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है मनीष सिसोदिया को लेकर, उसी में एक कॉलम बनाया गया जिसमें कि फिलहाल इस खबर का जिक्र किया गया है। तृणमूल बीआरएस द्रमुक नेताओं पर छापे, कपिल हुमा को ईडी का समन। यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, महादेव बेटिंग ऐप, इन तमाम मामलों को लेकर ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापे मारे। फिलहाल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी छापा पड़ा है।